हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर पार्ट 8। तो 7 लेक्चर में हम लोगों ने तो वर्क एनर्जी पावर का थ्योरी वाला पार्ट पूरा देख लिया है। अभी हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। जितना हो सके उतना न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। जिसको प्रॉब्लम होगा वो लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, और नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम के बारे में जो नीट और एआईपीएमटी में आए थे। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हम लोगों का जो लेक्चर वर्क एनर्जी पावर पार्ट 8। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स position dependent force F equals to 7 minus 2x plus 3x square Newton displaces it from x equal to 0 to x equal to 5 meter. The work done in joule is the work done in joule is option A 135, option B 270, option C 35, option D 70। CBSE PMT 1997। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो पहले कॉपी कर लो। ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F equals to 7 minus 2x plus 3x square act on a small body of mass 2 kg. Displaces it from x equal to 0 to x equal to 5 meter. तो वर्क डन क्या था हम लोगों का? We know work done equals to force into displacement। देन वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं dW इक्वल्स टू फोर्स को लिख सकते हैं F और X को लिख सकते हैं dx। तो क्या हो जाएगा F dx, W इक्वल्स टू और वर्क डन W इक्वल्स टू F डॉट dx। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल F डॉट dx। तो f का लिमिट यहां से कहां था होगा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मतलब x का जो वैल्यू है वो 0 से 5 तक वेरी करेगा। ठीक है, तो यहां पर f का वैल्यू फिलहाल डाल देते हैं। f क्या है? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। x है हम लोगों का 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर देन dx। अभी इंटीग्रल करेंगे, तो इंटीग्रल करने से उससे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 7 dx माइनस ये हो जाएगा 2 x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 x dx प्लस
3 कांस्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने बाहर ले लिया x इक्वल टू 0 to 5 x स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पर भी 7 हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये है हम लोग का इंटीग्रल का मेन फॉर्मूला। x टू द पावर n का इंटीग्रल है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहां पर इंटीग्रल करने से dx का इंटीग्रल करने से आ जाएगा x, क्योंकि इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे का इन्वर्स है। तो अगर हम लोग इंटीग्रल और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो एक और इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, तो रह जाएगा सिर्फ x। तो ये आ जाएगा हम लोग का 7x, लिमिट हो जाएगा 5 to 0, देन -2। तो यहां पर x dx है, x का पावर कितना है 1, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट बन जाएगा 0 to 5, देन प्लस 3। यहां पर x का पावर कितना है 2 है, तो 2 के साथ 1 प्लस करने से 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब x टू द पावर 3 बाई 3। लिमिट हो जाएगा 0 to 5। ठीक है, तो हम लोग का 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर लिमिट हम लोग अभी हटा देंगे। तो लिमिट हटाने के लिए रूल्स क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x का वैल्यू पहले 5 बिठाना है, फिर 0 बिठाना है। तो 0 बिठाने से तो 0 आ जाएगा, तो 0 बिठाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बिठा कर दिखा देता हूं। 7 5 माइनस 0, देन माइनस 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, देन प्लस 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? पहले अपर लिमिट बैठाया इस x की जगह पे, फिर लोअर लिमिट बैठाया। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 35 माइनस 25 प्लस 125। तो ये करने से आ जाएगा 1350। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल मीन्स क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं आज कितना न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, a force act on a 3 gram particle. A force act on a 3 gram particle. A force act on a 3 gram particle in such a way that the position of the particle as a function of time is given by x equals to 3t minus 4t square plus t cube, where x is in meter, and t is in second. Where x is in meter, t is in second. The work done during the first 4 seconds is, the
वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड is 490 millijoule. Option B 450 millijoule. Option C 576 millijoule. And option D 530 millijoule. ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या कहा है हम लोगों का? क्वेश्चन पे कहा है ए फोर्स एक्ट ऑन ए 3 ग्राम पार्टिकल, मतलब पार्टिकल का मास दिया हुआ है 3 ग्राम इन सच ए वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो है ये टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, दिया हुआ है रिलेशन है, x इज इन मीटर, t इज इन टाइम और सेकेंड। द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड इज, फर्स्ट 4 सेकेंड में इसका कितना वर्क डन होता है, ये आया है CBSE PMT 1998। ठीक है, तो यहां पर जो दिया हुआ है x इक्वल्स टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यू। इस रिलेशन से हम लोगों को क्या लाना है, ए लाना है, मतलब एक्सेलरेशन लाना है, क्योंकि मास यहां पर दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन आने से हम लोग फोर्स इजीली निकाल सकते हैं F इक्वल टू एम ए करके। तो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट तो यहां से मिल जाएगा, फिर F इंटू एस करने से हम लोगों का वर्क डन आ जाएगा। तो पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, v इक्वल्स टू dx बाई dt, दैट मीन्स ddt ऑफ 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव करने से 3 ddt ऑफ t माइनस 4, ये आ जाएगा ddt ऑफ t स्क्वायर प्लस ddt ऑफ टी क्यूब। अभी डेरिवेटिव का रूल्स क्या था, ddx ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। पावर आगे में आता है और पावर 1 माइनस होता है। तो t का डेरिवेटिव तो 1 है, तो सिर्फ 3 रह जाएगा माइनस 4, और इसका पावर आगे में आएगा मीन्स 2, पावर 1 माइनस होगा तो t टू द पावर 1 प्लस इसका पावर आगे में आएगा और पावर 1 माइनस होगा तो 3t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 माइनस 8t प्लस 6t स्क्वायर, 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर, ये आ गया हम लोग का v। अभी इसको फिर से डेरिवेटिव करने से हम लोग का आएगा a। तो फिलहाल इसको फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो a इक्वल्स टू dv dt, दैट इज ddt ऑफ v मीन्स 3 माइनस 8t प्लस 6t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ddt ऑफ 3 माइनस 8 ddt ऑफ t प्लस 6 ddt ऑफ t स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस t का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस पावर आगे में आएगा और पावर 1 माइनस होगा। तो ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 12t, ये हो गया हम लोगों का a। ठीक है, तो अभी x का वैल्यू कितना बैठाना है, फर्स्ट 4 सेकेंड, मतलब s का वैल्यू बैठाना है, सॉरी t का वैल्यू बैठाना है 4। तो नीचे पे लिख लो when t equals to 4, a equals to माइनस 8 प्लस 12 इंटू 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो तो कितना आता है, v कितना आया था हम लोगों का, v आया था v का जगह पे मैंने थोड़ा गलत लिखा है, ये 3t स्क्वायर होगा, फिर
ये 3 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अभी ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर जो है वो आएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन हम लोगों को निकालना है x। तो x इक्वल्स टू रिलेशन क्या था, 3t मीन्स 3 इंटू 4 माइनस 4t स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस t क्यूब मतलब 4 क्यूब। ये सॉल्यूशन करने से आएगा 12 मीटर। ठीक है, अभी a मिल गया है, x भी मिल गया है। अभी m जो दिया हुआ है हमको, इसको मिटा देते हैं। m जो दिया हुआ है, m क्या दिया हुआ था, m इक्वल्स टू 3 ग्राम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी, ऐसा पे लेके गए हैं हम लोग। अभी वर्क डन निकालना है, तो वी नो W इक्वल्स टू एफ W मीन्स MAS। M क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, A क्या है 16, S क्या है 12। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 576 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल, दैट इज इक्वल टू 576 मिली जूल, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 3 मीन्स मिली जूल। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3। A bomb of mass 30 kg at rest. A bomb of mass 30 kg at rest explodes into two pieces. Explodes into two pieces. Explodes into two pieces of mass of 18 kg and 12 kg. 18 kg and 12 kg. The velocity of 18 kg mass is the velocity of 18 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of the other mass is the kinetic energy of the other mass is CBSE PMT 2005. CBSE PMT 2005. Option A 324 joule. 324 joule. Option B 486 joule. Option C 256 joule. Option D 524 joule. ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लो जल्दी से। यहां पर क्या बोला है, बॉम्ब ऑफ मास 30 केजी, एक बॉम्ब का मास है 30 केजी एट रेस्ट, जो रेस्ट पे है, एक्सप्लोज इनटू टू पीसेस।
mass 18 kg and 12 kg. The velocity of 18 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of the other mass. ठीक है, तो A एक्सप्लोड्स हो गए, A2 हो गया, तो बड़ा वाला का है 30 kg, देन हो गया 18 kg और 12 kg. ठीक है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि एक्सप्लोड्स के पहले और एक्सप्लोड्स के बाद दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा. ठीक है, तो एक्चुअली ये एक्सप्लोड्स होके इस तरफ जाने से दूसरा एक्सप्लोड्स होके ऑपोजिट जाएगा. तो एक्सप्लोड्स के पहले मोमेंटम कितना है? टोटल मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सप्लोड्स के बाद 18 kg मास का वेलोसिटी क्या है? 6, और 12 kg मास का हम लोगों को पता नहीं, तो हम लोगों ने मान लिया v. तो ये 0 इक्वल्स टू 18 इंटू 6 प्लस 12v. तो 12v इक्वल्स टू 18 इंटू 6, एक माइनस होगा, तो v इक्वल्स टू माइनस 18 इंटू 6 बाई 12. तो ये आ जाएगा हम लोगों का 9, मतलब -9 मीटर पर सेकेंड. So kinetic energy of 12 kg mass is equals to half mv square. m कितना होगा? 12 होगा. v कितना है? -9, तो उसका स्क्वायर होगा. ये हो गया 6, तो 6 इंटू 81, तो 6 इंटू 81 करने से आता है 486 जूल. तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 486 जूल. बिल्कुल इजी मेथड है, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से वेलोसिटी निकालना है, फिर हाफ एम वी स्क्वायर करना है, बस इतना ही काम है. ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, a mass of 1 kg is thrown up with a velocity of 100 meter per second. A mass of 100 kg, sorry, 1 kg, a mass of 1 kg is thrown up with a velocity of, is thrown up with a velocity of 100 meter per second. Then after 5 seconds, it explodes into two parts. It explodes into two parts. One part of mass 400 gram, one part of mass 400 gram comes down with a velocity, comes down with velocity, comes down with velocity 25 meter per second. The velocity of the other part is, the velocity of the other part
इज, ब्रैकेट पे दिया हुआ है टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीबीएसई पीएमटी 2000, CBSE PMT 2000। ऑप्शन ए 40 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, 40 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ऑप्शन बी 40 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, 40 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ऑप्शन सी 100 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, 100 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ऑप्शन डी 60 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, 60 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन में क्या कहा है, a mass of 1 kg is thrown up with velocity 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर हम लोग ऊपर छोड़ते हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड इसका वेलोसिटी हम लोगों को निकालना होगा, ये है सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ 1 kg मास आफ्टर 5 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ 1 kg मास आफ्टर 5 सेकेंड इज v इक्वल्स टू u माइनस gt। इस फॉर्मूला से हम लोग फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u माइनस gt। तो u कितना है 100 माइनस g 10 t5, तो 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस पोजीशन पे इसका वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। देन इट एक्सप्लोड्स, फिर ये एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड हो गए, दो मिल जाएगा वेलोसिटी, एक डायरेक्टली डाउनवर्ड आ गया तो सीधा नीचे की तरफ एक मास आ गया, उसका वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट निकालने के लिए बोला है, और जो नीचे की तरफ आया है उसका 25 मीटर पर सेकेंड, और जो ऊपर की तरफ गया है उसका वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है। ठीक है, देन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लोड से पहले टोटल मोमेंटम कितना था 1 इंटू 50 इक्वल्स टू एक्सप्लोड्स के बाद जो 400 ग्राम है, तो 400 ग्राम मीन्स यहां पर लिख लेते हैं m1 इक्वल्स टू 400 ग्राम इक्वल्स टू 0.4 kg, m2 इक्वल्स टू 600 ग्राम इक्वल्स टू 0.6 kg। m1 अगर 0.4 kg होता है तो m2 क्या होगा 0.6 kg, क्योंकि दोनों का सम करने से क्या आएगा टोटल मास मतलब 1 kg। अगेन आई रिपीट, 1 kg मास एक्सप्लोड होके दो टुकड़ा हो गया, तो एक टुकड़े का अगर होता है 400 ग्राम तो दूसरा टुकड़े का होगा 600 ग्राम मीन्स 0.6 kg। तो नीचे की तरफ जो 400 ग्राम मास आता है मतलब 0.4 इंटू इसका वेलोसिटी कितना है 25 प्लस 0.6 इंटू v। ऊपर की तरफ जो मास मतलब 0.6 kg वाला मास ऊपर की तरफ जाता है उसका वेलोसिटी तो नहीं मालूम, तो उसका वेलोसिटी हम लोगों ने मान लिया v। तो यहां से हम लोग v जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 50 इक्वल्स टू 10 प्लस 0.6 v, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हम लोगों को माइनस लेना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं -25, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है।
तो -10 हो जाएगा, तो 0.6 v इक्वल टू 60, v इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो ऊपर का वेलोसिटी मतलब अपवर्ड डायरेक्शन का वेलोसिटी अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेलोसिटी हम लोग को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां पर जो बोला है 400 ग्राम कम्स डाउन विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर हम लोगों को 25 के पहले एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एज वेल एज सोल्यूशन करके जाना है, तब आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो। चलो ठीक है, अभी देखते हैं आज का 5वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। Two bodies of mass m and 4m, two bodies of mass m and 4m are moving with equal kinetic energy. Are moving with equal kinetic energy. The ratio of their linear momentum is the ratio of their linear momentum is option A 1:2, option B 1:4, option C 4:1, option D 1:1। CBSE PMT 97-98, CBSE PMT 1997-1998 and DCE 2009, DCE 2009। ठीक है, यहां पर मास का जो दिया हुआ है, मास का वैल्यूज दिया हुआ है, और हम लोगों को निकालना क्या है, मोमेंटम का रेशियो, और क्या बोला है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है दोनों का। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का जो रिलेशन है, ये तो मैंने पहले डिराइव किया था, वो है P equals to √2m, where P equals to momentum and E equals to kinetic energy। ठीक है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, दैट मीन्स E1 इक्वल्स टू E2 होगा। तो P प्रोपोर्शनल टू √m हो जाएगा, S E इज कांस्टेंट, मीन्स E कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो दोनों पार्टिकल का या दोनों ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब E का वैल्यू सेम है, तो E प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा √m, सॉरी P प्रोपोर्शनल टू √m। तो अगर हम लोग P1/P2 करते हैं अभी, तो क्या आ जाएगा, P1/P2 इक्वल्स टू √m1/√m2। तो m1 कितना है, m है, तो √m, और m2 कितना है, 4m है, तो √4m। दैट मीन्स √m/2, √m, mm कैंसल, आ गया 1/2, दैट मीन्स 1:2। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1:2। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
फटाफट कॉपी कर लो। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Two bodies with kinetic energy are in the ratio 4:1. Two bodies with kinetic energies are in the ratio 4:1 are moving with equal linear momentum. ठीक है। The ratio of their masses is option A 4:1, option B 1:1, option C 1:2, option D 1:4। CBSE PMT 1999, CBSE PMT 1999। कॉपी कर लो। तो यहां पर क्या बोला है, टू बॉडीज विथ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है और सेम लीनियर मोमेंटम बोला है। तो हम लोगों का क्या था, एस लीनियर मोमेंटम P इज कांस्टेंट। अगर P कांस्टेंट होता है तो E जो है प्रोपोर्शनल टू 1/m, दैट मीन्स m प्रोपोर्शनल टू 1/e। सो m1/m2 इक्वल्स टू E2/E1। E2/E1 क्या होगा, 1/4 होगा। S E1/E2 इक्वल्स टू 4:1। देखो काइनेटिक एनर्जी मीन्स E इक्वल्स टू हाफ, सॉरी यहां से अगर पहले वाला रिलेशन हम लोग लिखते हैं P इक्वल्स टू √2mE। ठीक है। यहां से अगर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, P तो दोनों का सेम है, तो दोनों का सेम होने से क्या हो जाएगा, √2m1E1 इक्वल्स टू √2m2E2। रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2m1E1 इक्वल्स टू 2m2E2, 2 कैंसिल, दैट मीन्स m1/m2 इक्वल्स टू E2/E1। तो ये वाला रिलेशन हम लोग यहां से भी ला सकते हैं। दैट मीन्स मास एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो 6 वाला भी कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं आज का 7 नंबर क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। The kinetic energy acquired by mass, the kinetic energy
acquired by a mass m in traveling distance d, m in traveling distance d, starting from rest under the action of constant force, under the action of constant force is directly proportional to m, option A, m, option B, m to the power 0, option C, root over n, option D, 1 by root over n. CBSE PMT 1994, CBSE PMT 1994. कॉपी कर लो क्वेश्चन. The kinetic energy acquired by mass m in traveling distance d starting from rest under the action of constant force is directly proportional to, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वही निकालने के लिए बोला है. ठीक है, तो we know v square minus u square equals to v square equal to u square minus 2x. ठीक है, और प्लस तो v square minus u square equals to 2as. तो v square minus 0 square equals to 2. a की जगह पर लिख सकते हैं f by m, s की जगह पर लिख सकते हैं d. तो आ जाएगा हम लोगों का 2fd by m. देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सो काइनेटिक एनर्जी क्या डॉट ई इक्वल्स टू हाफ एम v स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m 2fd by m. m कैंसिल, 2 कैंसिल, f डॉट d. इसका मतलब क्या है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास डिपेंडेंट नहीं है. हेंस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन m. हेंस काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट on m, that is proportional to m to the power 0. मीन्स हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन बी वाला. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये हो गया 7 वाला. अभी देखते हैं 8. क्वेश्चन नंबर 8. तो आज का 8वां सवाल है. A child is sitting on a swing. A child is sitting on a swing. Its minimum and maximum height, its minimum and
maximum height, its minimum and maximum height from the ground, from the ground 0.75 meter and 2 meter respectively. Its maximum speed will be, its maximum speed will be option A 10 meter per second, option B 5 meter per second, option C 8 meter per second, option D 15 meter per second. CBSE PMT 2001. ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल है। क्या कहा है, एक चिल्ड्रन स्विंग के ऊपर बैठ के स्विंग करना है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम हाइट जो है वो दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, मतलब स्विंग के ऊपर इसको बैठ के वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है। ग्राउंड, मान लो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट दिया हुआ है। मैक्सिमम हाइट कितना है 2 मीटर और मिनिमम 0.75 मीटर। तो मतलब ये हाइट क्या होगा 1.25 मीटर। तो 1.25 मीटर के लिए इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा उसका इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, क्योंकि यहां पर इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि इसका वेलोसिटी इस पोजीशन पे मैक्सिमम होगा और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो इसको अगर हम लोग हाइट 0 मान लेते हैं तो इसका हाइट हो जाएगा 1.25 मीटर। तो यहां से हम लोग उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। फिर इसको इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वल कर देंगे, फिर हम लोगों का वेलोसिटी जो आ जाएगा। क्योंकि यहां पर इसका जितना पोटेंशियल एनर्जी है ये जब ऐसे आएगा तो यहां पर आने से इसका सारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हो जाएगा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम लोग उसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mg h2 माइनस h1। तो यहां से हम लोग mm कैंसिल कर देंगे तो v मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2g h2 माइनस h1। तो 2g का वैल्यू बैठा देते हैं 10, देन h2 माइनस h1 करने से 2 माइनस 0.75 इक्वल्स टू 20 इंटू 1.25 मीन्स हम लोगों का कितना आ जाएगा 20 इंटू 1.25 करने से हम लोगों का आंसर जो है वो आ जाएगा 25। देन v max इक्वल्स टू √25 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी इक्वल करना है, फिर वहां से हम लोगों को वेलोसिटी जो है वो निकालना है।
चलो ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी छोटा सा ही सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन sliding a 2 kg block, sliding a 2 kg block, sliding a 2 kg block up an inclined plane, up an inclined plane, up a inclined plane of height 10 meter, of height 10 meter. Work done against friction is, work done against friction is, work done against friction is, take G equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए 1000 जूल, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी 100 जूल, ऑप्शन डी 0। सीबीएसई पीएमटी 2006, सीबीएसई पीएमटी 2006। ठीक है, देखो बिल्कुल छोटा सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या बोला है हम लोगों को कि 2 kg ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन के मान लेते हैं ये ऐसा है इसका फिगर। तो इसको एक ब्लॉक को हम लोग यहां से खींच के यहां पर लेके जाएंगे। तो इसका हाइट दिया हुआ है, नहीं हाइट तो दिया हुआ नहीं है, इसका मास दिया हुआ है और टोटल वर्क डन दिया हुआ है। तो हम लोगों को हाइट दिया हुआ है 10 मीटर। तो इसका जो टोटल वर्क डन होगा, देखो एक वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहां से यहां तक, मतलब इसको पोटेंशियल एनर्जी का समान होगा इसका वर्क डन। अगर हम लोग इसको डायरेक्टली ऊपर ले जाते तो वर्क डन करना पड़ता mgh। तो ये तो हमको करना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर तो हम लोगों को लेके ही जाना है। लेकिन हम लोग कैसे ले जा रहे हैं? इंक्लाइन प्लेन के थ्रू। तो इंक्लाइन प्लेन के थ्रू ले जाने से लिए हम लोगों को टोटल जो वर्क डन होगा वो होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी एट 10 मीटर हाइट प्लस वर्क डन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहां से हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन होता है वो निकालेंगे। ठीक है, सो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो टोटल वर्क डन हम लोगों को दिया है 300 इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh प्लस इसको मान लेते हैं w डैश। तो 300 इक्वल्स टू m का वैल्यू है 2, g का 10, h का कितना है 10 इक्वल्स टू w डैश, और w डैश इक्वल्स टू 300 माइनस 200 जूल, ये हो जाएगा 100 जूल। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन करना पड़ेगा?
100 जूल। ठीक है, चलो ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यही होगा आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन नंबर क्या है थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग, द पोटेंशियल एनर्जी of the potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter, when stretched by 2 centimeter is U, capital U. If the spring is stretched by 8 centimeter, if the spring is stretched by 8 centimeter, if the spring is stretched by 8 centimeter, the potential energy stored in it is, the potential energy stored in it is option A U by 4, option B 4U, option C 8U, option D 16U। CBSE PMT 2003 and 6, CBSE PMT 2003 2006। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग, एक लंबा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जब 2 सेंटीमीटर हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है U। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, अगर हम लोग स्प्रिंग को फिर से 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वी नो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर in the spring for U equals to half K x square। तो U proportional to x square, so U1 by U2 equals to x1 square by x2 square। तो यहां से U2 इक्वल्स टू क्या आएगा, x2 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर इंटू U1। तो x2 स्क्वायर जो है, x2 है 8 स्क्वायर बाई x1 है 2 स्क्वायर इंटू U। तो 8 8 जा 64 बाई 4 U, ये हो जाएगा 16। दैट मीन्स U2 जो है वो हो जाएगा 16U। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉपी कर लो। चलो ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने AIPMT और नीट का 10 सवाल 10 न्यूमेरिकल सॉल्व किया है हम लोगों ने मिलके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
कुछ दूसरा न्यूमेरिकल लेके आएंगे, सब लोग मिलके सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर। वर्क एनर्जी पावर बहुत ही मजा वाला चैप्टर है, और जितना हो सकेगा मैं उतना न्यूमेरिकल कर दूंगा। और प्रैक्टिस के लिए कुछ पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, यहां से भी तुम लोग कर सकते हो। और अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से न्यूमेरिकल करो। और ठीक है, आज इतना ही काफी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।